जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग पिछली क्लास में मौलिक अधिकार तक के पॉइंटों को कवर कर लिए थे। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रश्नों को करना शुरुआत करते हैं। हम लोग आज की क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में कहा गया है कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, जो भाग 4 में है और यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते हैं, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 में यह कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद उनतालीस ए में राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वें संविधान 1976 के अधिनियम द्वारा राज्य जो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। राज्य जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधन करेगा। राज्य जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए उचित प्रबंधन करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि जो राज्य है काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 43 में कहा गया है जो राज्य है कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन कराने का प्रयास करेगा। जो राज्य है जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको क्या करेगा, उनकी सहायता करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 44 में कहा गया कि राज्य जो है संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल व्यवस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंधन करेगा। यह जो अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंधन करेगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया है। और अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि जो राज्य है अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य जो है लोगों के पोषाहार स्तर को, जीवन स्तर को और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंधन करेगा। और अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा।
अगला पॉइंट है अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि राज्य जो है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हुआ है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है जो राज्य है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य है जो है लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। राज्य जो है लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जो राज्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने के बाद मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में आता है। संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत हमारा मौलिक कर्तव्य आता है, जिसका स्रोत है रूस का संविधान। जो मौलिक कर्तव्य हमारा है रूस के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। जो है मौलिक कर्तव्य जब किसके द्वारा संविधान में लाया गया था, तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में लागू किया गया था, जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान समय में इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान समय में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। अगला पॉइंट है 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य है। जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो होते हैं लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता का रखना अनिवार्य होता है।
राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दिलाया जाता है। जो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं, किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। शपथ ग्रहण करने से के प्रारंभ से, जब शपथ ग्रहण करते हैं उस समय से ही इनका कार्यकाल को जोड़ा जाता है। और जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है क्या होता है? 5 लाख रुपया प्रति माह। एक माह में उनको 5 लाख रुपये का वेतन दिया जाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग का जो है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जो प्रस्ताव है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद में के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 51 में उल्लेख किया गया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है सबसे पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 62 में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य होते हैं और राष्ट्रपति की कौन कौन से शक्तियाँ प्रदान हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में सम्मिलित होती हैं। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त करता है, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक आदि। इन सभी लोगों का जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। इस पॉइंट में कहा गया कि राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, या उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा या दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्रदान है। जो क्षमादान की शक्ति किसे प्रदान है? राष्ट्रपति को प्रदान है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत न्यायालय द्वारा दिए गए किसी को अनुच्छेद न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकता। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट में कहा गया अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार होता है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने का, छात्रावास करने का और लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त होता है।
अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति है संसद को भंग कर सकता है और संसद को आहूत कर सकता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है: अत्यंतिक, निलंबकारी और जेबी वीटो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलाने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल की घोषणा का अधिकार है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल की घोषणा का अधिकार है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति जी को है। तो हम लोग राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको कवर कर लिए। अब हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पॉइंट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 63 में। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन क्या होते हैं? सदस्य शामिल होते हैं और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है, जबकि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए लोकसभा का योग्यता रखने का अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य नियुक्त होने के लिए रखना अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के देश से लिया गया है। शपथ जो है कोई उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। जो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को देता है। और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल
से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में उसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं और उपराष्ट्रपति के कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो अगला पॉइंट में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पॉइंट में कहा गया है कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगला पॉइंट है, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला पॉइंट है, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो संघीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला पॉइंट है, संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद में कुल 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला स्तर है कैबिनेट मंत्री, दूसरा स्तर है राज्य मंत्री एवं तीसरा स्तर है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अगला पॉइंट है, संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट में कहा गया है कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री को हम लोग पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। और प्रधानमंत्री अपने इस्तीफा किसको देते हैं? तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को देते हैं। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी न्यूनतम वर्ष आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के कौन-कौन से कार्य होते हैं और उनकी उनको कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो जो पहले पॉइंट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो है संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगले पॉइंट में कहा गया कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा विघटित या भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अब हम लोग महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। महान्यायवादी से कितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले पॉइंट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है 76वें अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट है महान्यायवादी जो है देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। अगला पॉइंट है महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है महान्यायवादी जो है संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महान्यायवादी जो है संसद का सदस्य नहीं होता परंतु संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदन को संबोधित भी कर सकता है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि महान्यायवादी जो है संसद में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महान्यायवादी को यह अधिकार नहीं है कि वह संसद के में मत का अपना प्रयोग करे। अगला पॉइंट है महान्यायवादी के पद की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। महान्यायवादी के पद की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो भारत का प्रथम महान्यायवादी एम.सी. शीतलवाड़ जी थे। भारत का प्रथम महान्यायवादी एम.सी. शीतलवाड़ जी थे। अगला पॉइंट है भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत का वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमण जी हैं। आर वेंकट रमण जी वर्तमान भारत के महान्यायवादी हैं। तो हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक का पद का प्रावधान किया गया था। भारत भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पदग्रहण से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान होती है। अगला पॉइंट है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य होता है लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है। अगला पॉइंट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक नामक नए पद का निर्माण किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक, जिसे सीजीए के नाम से भी जाना जाता है, नामक पद का निर्माण जो किया गया था, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरहरि राव जी थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरहरि राव जी थे। अगला पॉइंट है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर हम लोग इस पीडीएफ को सेंड किए हैं, आप लोग वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।